हेलो दोस्तों। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी की जो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डेब्ट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग की सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम पब्लिक डेब्ट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पब्लिक डेब्ट रेफर्स टू, जो सार्वजनिक ऋण है उससे तात्पर्य है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विद इन द इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था के भीतर प्रचलन में धन की कुल राशि। द टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से सरकारी उधारी की कुल राशि। द एक्यूमुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग ओवर टाइम, समय के साथ सरकारी उधार का संचय। या द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, निजी व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय दायित्व। तो अगर हम सार्वजनिक ऋण से देखें तो सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य होता है कि जो समय के साथ सरकारी उधार का संचय होता है वह सार्वजनिक ऋण कहलाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग ओवर टाइम, तो जो सार्वजनिक ऋण होता है या जो पब्लिक डेब्ट होता है वह जो होता है कि समय के साथ सरकारी उधार का संचय। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग रेफर्स टू, की जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उससे तात्पर्य है द गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस ऑफ प्रिंटिंग मोर मनी टू कवर बजट डेफिसिट, बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अधिक पैसा छापने की प्रथा। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करने की सरकार की नीति। द प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स, उधार के माध्यम से सरकारी व्यय के वित्त पोषण की प्रथा। या द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति पर सरकार का नियंत्रण। तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है उससे तात्पर्य होता है कि उधार के माध्यम से उधार के माध्यम से सरकारी व्यय के वित्त पोषण की जो प्रथा होती है वह घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। द प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स थ्रू बोरोइंग, की घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय है उधार के माध्यम से सरकारी जो व्यय है उसको पूरा करने या उसके उसके जो वित्त पोषण की प्रथा होती है वह घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक डेब्ट इज, जो सार्वजनिक ऋण है उसका मुख्य स्रोत है फॉरेन एड एंड ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता और अनुदान। टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन या कर राजस्व। द इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड जारी करना। या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में सरकारी निवेश। तो जो सरकारी ऋण है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है कि सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड जारी करना, कि सरकार प्रतिभूतियां और बॉन्ड जारी करके जो पैसा इकट्ठा करती है वह सार्वजनिक ऋण का मुख्य स्रोत होता है। द इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड जारी करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज टू, जो घाटे की वित्त पोषण है उसका प्राथमिक उद्देश्य है स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना। कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो मुद्रास्फीति है उसके दबाव को नियंत्रित करना। रिड्यूस द गवर्नमेंट डेब्ट बर्डन, जो सरकार का ऋण बोझ है उसको कम करना। या फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकारी व्यय को वित्त पोषित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो जो घाटे का वित्त पोषण होता है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह होता है कि सरकारी व्यय को वित्त पोषण करना या वित्त पोषित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यह घाटे का वित्त पोषण होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, की सरकारी व्यय को वित्त पोषित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव पब्लिक डेब्ट इंक्लूड, जो अत्यधिक सार्वजनिक ऋण होता है उसके जो परिणामों में क्या क्या शामिल है हायर इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उच्च ब्याज दरें और कम निजी निवेश। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज्ड इन्फ्लेशन, कम सरकारी खर्च और कम मुद्रास्फीति। इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और आर्थिक विकास। या रिड्यूस्ड टैक्सेशन एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, कराधान में कमी और सरकारी राजस्व में वृद्धि। तो जो अत्यधिक सार्वजनिक ऋण होता है उसके परिणामों में शामिल है कि उच्च ब्याज दरें और कम निजी निवेश। यह जो अत्यधिक सार्वजनिक ऋण का परिणाम होता है कि उससे ब्याज दरें होती हैं वे तो उच्च होती हैं और जो निजी निवेश होता है वह कम हो जाता है,
कि हायर इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यह अत्यधिक सार्वजनिक ऋण का परिणाम है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज ए मेजर दैट, ऋण से जीडीपी अनुपात एक माप है जो इंडिकेट्स द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट रिलेटिव टू द ओवरऑल इकोनॉमी साइज, समग्र अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष सरकारी ऋण के स्तर को इंगित करता है। रिफ्लेक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च की कुल राशि को दर्शाता है। डेटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट सेट बाय द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें निर्धारित करता है। या कंट्रोल्स द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज, जो मुद्राओं के बीच विनिमय दर है उसको नियंत्रित करता है। तो जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो या ऋण से जो जीडीपी अनुपात होता है वह एक माप है जो समग्र अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष सरकारी ऋण के स्तर को इंगित करता है। इंडिकेट्स द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट रिलेटिव टू द ओवरऑल इकोनॉमी साइज। तो जो ऋण से जीडीपी अनुपात या डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वह समग्र अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष सरकारी ऋण के स्तर को इंगित करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ए प्राइमरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेफर्स टू, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनके लिए जो प्राथमिक बाजार है उससे तात्पर्य है द मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स, वह बाजार जहां निवेशकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। द मार्केट वेयर द गवर्नमेंट इश्यूज न्यू सिक्योरिटीज टू रेज फंड्स, वह बाजार जहां सरकार धन जुटाने के लिए नई प्रतिभूतियां जारी करती है। द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, वह बाजार जहां विदेशी मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं। या द मार्केट वेयर द सेंट्रल बैंक सेट्स इंटरेस्ट रेट्स, वह बाजार जहां केंद्रीय बैंक ब्याज दरें निर्धारित करता है। तो जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जो प्राथमिक बाजार होता है उससे तात्पर्य होता है कि वह बाजार जहां सरकार धन जुटाने के लिए नई प्रतिभूतियां जारी करती है। ठीक है, जो प्राथमिक बाजार होता है वह बाजार जहां सरकार धन जुटाने के लिए नई प्रतिभूतियां जारी करती है वह प्राथमिक बाजार कहलाता है। द मार्केट वेयर द गवर्नमेंट इश्यूज न्यू सिक्योरिटीज टू रेज फंड्स, वह प्राइमरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट इज, जो बाह्य सार्वजनिक ऋण है उसका एक उदाहरण है द गवर्नमेंट्स डेब्ट ओव्ड टू डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सरकार का घरेलू व्यक्तियों और संसाधनों पर बकाया कर्ज। द गवर्नमेंट्स डेब्ट ओव्ड टू फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार का विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बकाया कर्ज। द टोटल डेब्ट हेल्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, द टोटल डेब्ट हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, निजी व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा लिया गया कुल ऋण। या द गवर्नमेंट्स डेब्ट ओव्ड टू द सेंट्रल बैंक। तो एक बाह्य सार्वजनिक ऋण के उदाहरण के बारे में पूछा है, तो इनमें से जो बाह्य सार्वजनिक ऋण का उदाहरण है वह हो जाएगा कि सरकार का जो विदेशी देश है और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन पर जो बकाया कर्ज है वह बाह्य सार्वजनिक ऋण का एक उदाहरण है। द गवर्नमेंट्स डेब्ट ओव्ड टू फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज द एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट, सरकार का विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बकाया कर्ज बाह्य सार्वजनिक ऋण होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन लीड टू इन्फ्लेशन व्हेन, जो घाटे की वित्त व्यवस्था है वह मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है जब द गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करती है। द गवर्नमेंट डिक्रीजेस इट्स बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, सरकार ने विदेशों से उधार लेना कम कर दिया है। द गवर्नमेंट एक्सेसिवली इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, सरकार धन आपूर्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है। या द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स ऑस्टेरिटी मेजर्स टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट, सरकार बजट घाटे को कम करने के लिए वित्त व्यवस्था उपाय लागू करती है। तो जो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है वह मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है जब जो सरकार है वह धन आपूर्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है। या फिर द गवर्नमेंट एक्सेसिवली इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, अगर सरकार धन आपूर्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था है वह मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती है जब सरकार धन आपूर्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू, जो ऋण स्थिरता का तात्पर्य है
द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एलिमिनेट ऑल पब्लिक डेब्ट, सरकार की सभी सार्वजनिक ऋणों को खत्म करने की क्षमता। द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू रीपे इट्स डेब्ट विदाउट डिफॉल्टिंग, बिना चूक किए अपना कर्ज चुकाने की सरकार की क्षमता। द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति पर सरकार का नियंत्रण। या द गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए घाटे के वित्त पोषण की सरकार की प्रथा। तो जो ऋण स्थिरता होती है, जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी होती है, उससे तात्पर्य होता है कि बिना चूक किए अपना कर्ज चुकाने की सरकार की क्षमता, की सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया है उसको चुकाने में, सही समय पर चुकाने में सरकार कितनी सक्षम है, यह ऋण स्थिरता कहलाती है। द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू रीपे इट्स डेप्ट विदाउट डिफॉल्टिंग, कि बिना चूक किए अपना कर्ज चुकाने की सरकार की क्षमता होती है, वह ऋण स्थिरता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इन फिस्कल पॉलिसी रेफर टू, जो राजकोषीय नीति है उसमें जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर्स हैं उनका उल्लेख है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, सरकारी खर्च और कराधान में स्वचालित समायोजन। द यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी फिस्कल मेजर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान विवेकाधीन राजकोषीय उपायों का उपयोग। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स, निश्चित कर दरों और सरकारी व्यय स्तरों का कार्यान्वयन। या द रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। तो जो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी में जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर या बिल्ट इन स्टेबलाइजर होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, या सरकारी खर्च और कराधान में जो स्वचालित समायोजन होता है, या ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो राजकोषीय नीति में जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर्स हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वह होता है सरकारी खर्च और कराधान में स्वचालित रूप से समायोजन करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इज टू, जो अंतर्निहित जो स्टेबलाइजर्स होते हैं इनका प्राथमिक उद्देश्य है कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना। काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो आर्थिक उतार चढ़ाव है इनके प्रभाव का प्रतिकार करना। या रिड्यूस द गवर्नमेंट डेब्ट बर्डन, सरकारी ऋण का बोझ कम करना। तो जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर्स बोलते हैं जिन्हें, उनका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह होता है आर्थिक उतार चढ़ाव के जो प्रभाव हैं उनका प्रतिकार या विरोध करना। काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रभाव का प्रतिकार करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए बिल्ट इन स्टेबलाइजर इन फिस्कल पॉलिसी इज, कि राजकोषीय नीति में जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर है इसका एक उदाहरण है इम्प्लीमेंटिंग टैक्स कट्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान कर कटौती लागू करना। एडजस्टिंग टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट्स, आय वर्ग के आधार पर कर दरों का समायोजन करना। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन रेस्पॉन्स टू राइजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती मुद्रास्फीति के जवाब में सरकारी खर्च बढ़ाना। या द यूज ऑफ टारगेटेड फाइनेंस, जो यूज ऑफ टारगेटेड फिस्कल मेजर्स टू अचीव स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स, विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्षित राजकोषीय उपाय हैं उनका उपयोग करना। तो जो राजकोषीय नीति होती है और जो उसमें अंतर्निहित स्टेबलाइजर होते हैं, इनके अंतर्गत आय वर्ग के आधार पर जो कर दरों का समायोजन करना होता है, वह राजकोषीय नीति में जो अंतर्निर्मित जो अंतर्निहित स्टेबलाइजर हैं उनका एक उदाहरण है एडजस्टिंग टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट्स। ठीक है, आय वर्ग के आधार पर कर दरों का समायोजन करना यह राजकोषीय नीति में अंतर्निहित स्टेबलाइजर्स का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर सच एज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स आर डिजाइन्ड टू, जो प्रगतिशील आयकर जैसे जो स्वचालित स्टेबलाइजर हैं इनको डिजाइन किया गया है ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, आय स्तरों के आधार पर कर दरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने हेतु। कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु। रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, विदेशी विनिमय दरों को विनियमित करने हेतु। या रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है उसको कम करने हेतु। तो जो प्रगतिशील आयकर जैसे जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं इनको डिजाइन किया गया है
कि आय स्तरों के आधार पर जो कर दर है उनको स्वचालित रूप से समायोजित करने हेतु ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, कि आय स्तर है उनके आधार पर जो कर की दर है उनको स्वचालित रूप से समायोजन करने हेतु प्रगतिशील आय कर जैसे स्वचालित स्टेबलाइजर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है the functioning of built-in stabilizers is based on the idea that during economic downturns, जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं इनकी कार्यप्रणाली इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक मंदी के दौरान गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेज एंड टैक्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज एंड द टैक्स डिक्रीज ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिमेन्स कंस्टेंट, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स आर डिटरमाइंड थ्रू डिस्क्रेशनरी मेजर्स। कि जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं इनकी कार्यप्रणाली पर विचार इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च कम हो जाता है और कर अपने आप बढ़ जाते हैं, सरकारी खर्च बढ़ता है और कर अपने आप कम हो जाते हैं, सरकारी खर्च और कर स्थिर रहते हैं, या सरकारी खर्च और कर विवेकाधीन उपायों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। तो जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वह इस विचार पर आधारित है कि जब सरकारी खर्च बढ़ता है तो कर अपने आप कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज एंड द टैक्स डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली। तो जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं वह इस कार्यप्रणाली पर आधारित हैं कि जब सरकारी खर्च बढ़ता है तो कर अपने आप कम हो जाते हैं आर्थिक मंदी के दौरान, कि जब 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 आर्थिक मंदी होती है और सरकारी खर्च बढ़ता है तो कर अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इज दैट दे, कि बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं इनका मुख्य लाभ यह है कि वे अलाउ फॉर क्विक एंड फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स इन फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति में त्वरित और लचीले समायोजन की अनुमति देते हैं, एलिमिनेट द नीड फॉर डिस्क्रिशनरी फिस्कल इंटरवेंशंस, विवेकाधीन राजकोषीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, डिक्रीज गवर्नमेंट डेब्ट एंड डिफिसिट लेवल, सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को कम करते हैं, या मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रिवेन्यू थ्रू हायर टैक्स रेट्स, उच्च कर दरों के माध्यम से सरकारी राजस्व को अधिकतम करते हैं। तो जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं उनका जो मुख्य लाभ है वह यही है कि विवेकाधीन राजकोषीय हस्तक्षेप की जो आवश्यकता है उसको ये समाप्त करते हैं, एलिमिनेट द नीड ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल इंटरवेंशंस, जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं वे विवेकाधीन राजकोषीय हस्तक्षेप की जो आवश्यकता है उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स टेंड टू, जो आर्थिक मंदी होती है उसके दौरान जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं उनकी प्रवृत्ति होती है डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज टैक्सेज, सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज टैक्सेज, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर घटाना, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज टैक्सेज, सरकारी खर्च कम करना और कर कम करना, या इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज टैक्सेज, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर बढ़ाना। तो जो आर्थिक मंदी होती है उसके दौरान जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि सरकारी खर्च बढ़ाना और कर घटाना। ठीक है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज टैक्सेज, जो आर्थिक मंदी के दौरान स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग है उनको तो बढ़ाना और जो खर्च है या जो कर है उनको घटाना। तो आर्थिक मंदी के दौरान जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि सरकारी खर्च बढ़ाना और कर घटाना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, जो सरकार जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर करने में जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं इनकी प्रभावशीलता निर्भर करती है द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट एंड डिफिसिट, सरकारी ऋण और घाटे का स्तर, द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता, द यूज ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, विस्तारवादी मौद्रिक नीति उपायों का उपयोग, या द रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स बाय द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दरों का विनियमन। तो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर होते हैं उनकी जो प्रभावशीलता होती है वह आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की जो क्षमता होती है उस पर निर्भर करती है, द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वन ड्रॉबैक ऑफ बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इज दैट दे मे लीड टू, अंतर्निर्मित स्टेबलाइजर्स हैं उनका एक दोष यह है कि वे निम्न का कारण बन सकते हैं
हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज्ड बजट डिफिसिट्स, उच्च सरकारी खर्च और बढ़ा हुआ बजट घाटा, लोअर गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड डिक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कम सरकारी राजस्व और कम आर्थिक विकास, रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज्ड सेविंग, उपभोक्ता खर्च में कमी और बचत में वृद्धि, या अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति में अप्रत्याशित परिवर्तन। तो जो अंतर्निर्मित या अंतर्निहित स्टेबलाइजर्स होते हैं, इनका एक दोष यह होता है कि वे जो उच्च सरकारी खर्च और जो बढ़ा हुआ बजट घाटा है इसका कारण बन सकते हैं। जो वन ड्रॉबैक ऑफ बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स है वह यह है कि वे हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज बजट डिफिसिट को लीड करते हैं। उच्च सरकारी खर्च और बढ़ा हुआ जो बजट घाटा है उसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म जो साइक्लिकल बजट डिफिसिट है वह रेफर्स टू चक्रीय बजट घाटा शब्द का तात्पर्य है ए डिफिसिट दैट occurs ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, एक घाटा जो आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण होता है। ए डिफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो अत्यधिक सरकारी खर्च के कारण होने वाला घाटा। द टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट accumulated over time, समय के साथ जमा हुई सरकारी ऋण की कुल राशि। या ए डिफिसिट कॉज्ड बाय हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण होने वाला घाटा। तो जो चक्रीय बजट घाटा है वह होता है कि एक घाटा जो आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण होता है। ए डिफिसिट दैट occurs ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, एक घाटा जो आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण होता है वह चक्रीय बजट घाटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसका तात्पर्य है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, सरकारी खर्च और कराधान में स्वचालित समायोजन, द यूज ऑफ फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स, निश्चित कर दरों और सरकारी व्यय दरों का उपयोग, टारगेटेड फिस्कल मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं द्वारा कार्यान्वित लक्षित राजकोषीय उपाय, या द रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति का विनियमन। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति होती है इसका जो तात्पर्य होता है वह होता है नीति निर्माताओं द्वारा कार्यान्वित जो लक्षित राजकोषीय उपाय होते हैं वह विवेकाधीन राजकोषीय नीति कहलाता है। नीति निर्माताओं द्वारा कार्यान्वित जो लक्षित राजकोषीय उपाय होते हैं वह विवेकाधीन राजकोषीय नीति कहलाता है। टारगेटेड फिस्कल मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इज टू, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसका मुख्य उद्देश्य है कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना, काउंटरैक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रतिकार करना, या रिड्यूस द गवर्नमेंट डेब्ट बर्डन, सरकारी ऋण का बोझ है वह कम करना। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रतिकार करना या काउंटरैक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। विवेकाधीन राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रतिकार करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इज, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसका एक उदाहरण है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, प्रगतिशील आयकर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, स्वचालित स्टेबलाइजर्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टैक्स रेट्स, जो निश्चित कर हैं उनकी दरों का कार्यान्वयन, या गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेजेस ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी के दौरान सरकारी प्रोत्साहन पैकेज। तो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसका एक उदाहरण है कि मंदी के दौरान सरकारी प्रोत्साहन पैकेज या गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज ड्यूरिंग रिसेशन। ठीक है, तो विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उदाहरण है मंदी के दौरान सरकारी प्रोत्साहन पैकेज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है इसके कार्यान्वयन में शामिल है डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस, सरकारी खर्च में कमी और करों में कमी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर बढ़ाना। तो जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है इसके जो कार्यान्वयन है उसमें शामिल है सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी रिक्वायर्स,
जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसके उपयोग के लिए आवश्यक है। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस, भविष्य की आर्थिक स्थितियों की सटीक भविष्यवाणी। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, सरकारी खर्च और कराधान में स्वचालित समायोजन। द एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, सरकारी ऋण का उन्मूलन या फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स, निश्चित कर दरें और व्यय स्तर। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसके उपयोग के लिए आवश्यक है कि भविष्य की आर्थिक स्थितियों की हमारे पास सटीक भविष्यवाणी हो। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, विवेकाधीन राजकोषीय नीति के उपयोग के लिए आवश्यक है भविष्य की आर्थिक स्थितियों की सटीक भविष्यवाणी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च में कमी। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना। इम्प्लीमेंटिंग फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स, निश्चित कर दरों और व्यय स्तरों को लागू करना। या रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति को विनियमित करना। तो जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है कि आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति, आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट एंड डिफिसिट, सरकारी ऋण और घाटे का स्तर। द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता। द यूज ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेबलाइजर्स का उपयोग। या द रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स बाय द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दरों का विनियमन। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसकी जो प्रभावशीलता है यह निर्भर करती है कि आर्थिक उतार चढ़ाव की जो सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, यह विवेकाधीन राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस पर। आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता है इस पर जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसका उपयोग किया जा सकता है टू एलिमिनेट बजट डिफिसिट्स, जो बजट घाटे हैं उनको दूर करने हेतु। मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रिवेन्यू थ्रू हाई टैक्स रेट्स, जो उच्च कर दर हैं उनके माध्यम से सरकारी राजस्व को अधिकतम करने हेतु। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु। या कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने हेतु। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसका उपयोग आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी इज दैट इट कैन, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति का एक नुकसान यह है कि यह लीड टू इनएक्यूरेट इकोनॉमिक फोरकास्ट, गलत आर्थिक पूर्वानुमानों को जन्म देता है। इंक्रीज गवर्नमेंट डेब्ट एंड डिफिसिट लेवल, सरकारी ऋण और घाटे का स्तर बढ़ा सकता है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकारी खर्च और आर्थिक विकास में कमी कर सकता है। या एलिमिनेट द नीड ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, स्वचालित स्टेबलाइजर्स की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है इसका एक नुकसान यह है कि यह सरकारी ऋण और घाटे का स्तर बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज गवर्नमेंट डेब्ट एंड डेफिसिट लेवल्स, यह सरकारी ऋण और घाटे का स्तर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसका एक नुकसान यह है कि सरकारी ऋण और घाटे का स्तर बढ़ा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म फिस्कल स्टिमुलस रेफर्स टू, जो राजकोषीय प्रोत्साहन शब्द है उसका तात्पर्य है पॉलिसीज दैट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट द इकोनॉमी, नीतियां जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाती हैं। द यूज ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, आर्थिक मंदी के दौरान स्वचालित स्टेबलाइजर्स का उपयोग। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स, जो निश्चित कर दर है और जो व्यय स्तर है उनका कार्यान्वयन। और द रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों और धन आपूर्ति का विनियमन। तो जो राजकोषीय प्रोत्साहन या फिस्कल स्टिमुलस शब्द है उसका तात्पर्य है नीतियां जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाती हैं। पॉलिसीज दैट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट द इकोनॉमी,
जो नीतियां जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाती हैं वो राजकोषीय प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है, आज की जो क्लास थी इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, बार बार करेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है।